नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे राजस्थानी गद्य और पद्य की विशिष्ट शैलियाँ। गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियों को हम देख लेते हैं। हमने कल जैसे पढ़ा, आपने देखा होगा उस को कि हमने 4 भाग पढ़ लिए थे हमारे राजस्थानी साहित्य में। राजस्थानी साहित्य का उद्भव विकास कैसे हुआ, राजस्थानी साहित्य को कितने कालक्रम में बांटा गया है। तो सबसे पहले कालक्रम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था राजस्थानी साहित्य में वीर गाथा काल है, दूसरा काल है जो उसको भक्ति काल कहते हैं, तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। इनके कालक्रम को याद करना है क्योंकि अभी पूछा भी गया था आरएसएसबी बोर्ड ने, और आगे आने वाले क्वेश्चन इनके कालक्रम के जो इनका सन है, कब से कब तक रहा वीर गाथा काल, कब से कब तक रहा भक्ति काल और कब से कब तक रहा रीति काल, आधुनिक काल का जो समय सीमा है उसके बारे में पूछा जाएगा। आप सतर्क रहें और अच्छे से इसको पढ़ें। अब आज हम बात कर लेते हैं राजस्थानी गद्य पद की जो विशिष्ट शैलियाँ हैं उनके बारे में। गद्य पद की विशिष्ट शैलियों को देखिए। देशी राज्यों को के राजाओं ने अपने सम्मान और सफलताओं के लिए, सबसे पहले ख्यात पढ़ लेते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गई, ये आपको सबसे पहले क्या है, ख्यात। तो ये क्या पढ़ लेते हैं, ख्यात। अब ख्यात में देखेंगे देशी राजाओं जो देश के राजा थे, मतलब राज्य थे हमारे यहाँ पे बड़े हुए थे मारवाड़ मेवाड़ जैसे, उनके राजाओं ने अपने सम्मान सफलता और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया। इन्होंने क्या किया, अपना इतिहास लिखवा लिया कि भाई हमने ये सफलता प्राप्त की, हमने ये सम्मान मिला, ये विशेष कार्य हमने किए। उसको क्या कहते हैं, ख्यात। मतलब अपनी ख्याति खुद ही फैलाने को काम करो, तो वह इनके कहेगा, ख्यात कहेगा। अब ख्यात क्या की प्रसिद्ध है, दयाल दास श्री ख्यात बीकानेर के राव बीका से लेकर महाराजा अनूप सिंह का इतिहास संचित है। ये पूछते हैं कि दयाल दास की जो ख्यात है उसके अंदर क्या है। दयाल दास की ख्यात किसने लिखी, दयाल दास ने लिखी है ना, ये दयाल दास जी ने लिखी। अब इसके अंदर क्या है, बीकानेर के राव बीका से लेकर अनूप सिंह तक का जो इतिहास है वो है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक का कि राव बीका से अनूप सिंह तक का इतिहास इंपॉर्टेंट है। अगली ख्याल किसकी है, अगली ख्यात कौन लिखता है, मूणोत नैनसी, जो क्या है मारवाड़ से है। मूणोत नैनसी ने मूणोत नैनसी ख्यात लिखी। मारवाड़ के राजाओं का इसके अंदर वर्णन किया गया है, उनकी ख्याति का वर्णन किया, उन्होंने क्या बढ़िया काम किए हैं। वचनिका, अगला क्या है, वचनिका। राजस्थान की जो शैलियाँ हैं जिसमें अलग अलग साहित्य लिखा गया उसके बारे में बताया गया है। वचनिका क्या है, संस्कृत के वचन शब्द से वचनिका बना एक काव्य विधा है। क्या है वचनिका, काव्य विधा है। साहित्य में क्या है, प्रचलित है। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्यपद रचना है जिसके अंत्य अनुप्रास मिलता है। कैसी रचना है, तुकांत है, मतलब उसके अंत में तुकबंदी होती है, गद्य में भी हो सकती है पद में भी हो सकती है, और जिसमें अंत में अंत्य अनुप्रास मिलता है। अंत्य अनुप्रास का मतलब है कि जो भी पद होएगा, जो वर्ड लिखे गए हैं, सब शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों के अंत में एक ही वर्ग के शब्द मिलेंगे, एक ही वर्ग के वर्ण मिलेंगे। जैसे कै वर्ग के हैं तो फिर कै वर्ण के ही अंतिम वर्ण होंगे। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं, जरूरी ना है कि ऐसे मिले, अपवाद भी हो जाए कदे कदे। राजस्थानी भाषा में 2 प्रसिद्ध वचनिका है। 2 प्रसिद्ध वचनिका किस किस की है, एक तो शिवदास गार्डन की है, अचलदास खिचड़ी वचनिका, अचलदास खिचड़ी वचनिका इंपॉर्टेंट है बहुत। शिवदास गार्डन या गार्डन शिवदास भी पूछ लेते हैं। खिड़िया जग्गारी, खिड़िया जग्गा की कौन सी है, राठौड़ा रतन सिंह महेश दासोरी वचनिका। राठौड़ा रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका खिड़िया जग्गा की है। अगला है दवादेत। दवादेत क्या है, कलात्मक गद, ये याद रखना है। वचनिका गदपद दोनों हो सकती है, इंपॉर्टेंट, गदपद हो सकती है। दवादेत ओनली गद है। दवादेत क्या है, गद है। जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है, जो कैसे है, जो वचनिका काव्य के रूप की तरह ही है, जो काव्य का रूप होता है ना उसी तरह गद्य रूप में है। वचनिका राजस्थानी में लिखी गई, किस में लिखी गई वचनिका, तो राजस्थानी में, किंतु दवादैत उर्दू फारसी में लिखा गया। दवादैत उर्दू और फारसी में, दवावैत है ना, इसका ध्यान रखना, उर्दू और फारसी शब्दों से युक्त है। इसमें कथा के नायक जो है उसका गुणगान, राज्य का वैभव, युद्ध आखेट, नक्शिक वर्णन, तुकांत प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ा रे दवावैत, महाराणा जवान सिंगरा दवावैत, और राजस्थान राजा जो थे राजा जय सिंह दवावैत, ये सब लिखे गए दवावैत के प्रमुख ग्रंथ। इसके बाद बात कर लेते हैं वात। वात क्या होती है, बात जैसे बात रहना पर बात कहाँ बत रही रहे, वात। वात कहानी की तरह बात कहने सुनने की विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है, सुनने वाला हुंकारा बढ़ता रहता है, जैसे हाँ ऐसे। कथाकार को लगे कि रोज श्रोता रुचि ले रहा है, कथा जो सुनाने वाला है ना हूँ हाँ करते हैं तो फिर वो और ही मजा से सुनाए।
इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य में, पद में और गद्य पद तीनों रूपों में मिलती है। भाई बात तो कह में भी कह सके, भाई गद्य में भी कह सके कोई कहानी कूणी सुना दी, पद में भी कह सके कि कोई काव्य की तरह बता दिया, और गद्य पद दोनों मिक्स रूप में भी कह सके। अब इसमें किसका फेमस है? राव अमर सिंह री बात, खिचिया री बात और पाबू जी री बात, कानड़ दे री बात, अचलदास खिची री बात, है ना। इनका याद रखेंगे आप। अब पढ़ेंगे झमाल। झमाल क्या होता है? झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। झमाल क्या है? एक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। पहले तो क्या है? पूरा दोहा आएगा, दोहा के बाद जो पांचवा चरण आएगा ना, उसमें दोहे का जो अंतिम चरण है उसको दोहरा दिया जाता है। 4 चरणा का दोहा, फिर उसके बाद 5वें चरण में दोहे के लास्ट लाइन को रिपीट करेंगे। तो राव इंदर सिंह री झमाल प्रसिद्ध है। अगला है झूलना। झूलना राजस्थानी का मात्रिक छंद है। झमाल और झूलना क्या है? मात्रिक छंद है। 24 अक्षर के वार्णिक छंद के अंत में यगण होता है। जब अब ये याद रखने की लाइन है आपको। वैसे आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे हिंदी साहित्य के स्टूडेंट नहीं होंगे तो उन्हें वार्णिक मात्रिक छंद के बारे में नहीं पता होगा। बाकी हिंदी साहित्य के बच्चों को तो पता होगा कि वार्णिक छंद क्या होते हैं और मात्रिक छंद क्या होते हैं। जो 24 अक्षर का जो वार्णिक छंद होता है उसमें यगण को जोड़ देते हैं तो ये मात्रिक छंद बन जाता है। अमर सिंह राठौड़ा रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़ा रा झूलना आदि प्रसिद्ध झूलने हैं। अगला है पर्ची। अब ये इंपॉर्टेंट है। पर्ची क्या होती है? पर्ची होती है संत महात्माओं का जीवन जो परिचय होता है उसे पदबद्ध रचना में मिलता है। जैसे ही उसका काव्य बना के लिख दिया जीवन, संत महात्माओं के जीवन के परिचय का, उसे ही पर्ची कह देते हैं। संत नामदेव की पर्ची प्रसिद्ध है। कबीर दास री पर्ची प्रसिद्ध है। कबीर की जो पर्ची अनंत दास ने लिखी है। रैदास री पर्ची प्रसिद्ध है। पीपा री पर्ची, दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, इनकी सबकी पर्चियां है। अगला है प्रकाश। किसी के वंश, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों, घटनाओं विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों क्या कहा गया? प्रकाश कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किशोरदास ने क्या लिखा? राज प्रकाश। राज प्रकाश किसने लिखा? किशोरदास ने। मिलान में पूछता है। आशिया मानसिंह महाशय प्रकाश। आशिया मानसिंह, मानसिंह का महाशय प्रकाश लिखा आशिया मानसिंह का है। कव्या कर्णिदान सूरज प्रकाश। अब याद करने के सारे ही प्रकाश हो गए। याद तो ही कोई नहीं, याद करने को भी कोई तरीका बताओ। तो याद करने को तरीको ऐसे है कि ऐसे याद कर लिया करो। किशोर बालक है, बालक किशोर हो गए तो उन्हें लगा कि सारो राजपाट अपनो ही है ना। वो उन्हें क्या लगा कि सारो राजवाज अपनो ही है, तो किशोर दास ने क्या लिखा? राज प्रकाश लिखा। आशिया मानसिंह, तो मानसिंह से याद रख लो। आशिया मानसिंह ने कहा था कि महायश प्राप्त करने की बहुत आशा थी। मानसिंह ने क्या था? वह महायश प्राप्त करने की आशा थी, इसलिए आशिया मानसिंह किसने लिखा? महायश प्रकाश ने। सिर्फ याद करने की ट्रिक है। अगला है कर्णिदान सूरज प्रकाश। तो सूरज के देव है किरण, सूरज से निकले किरण निकले, तो सूरज जो प्रकाश है वह से क्या निकल रही है? किरण, तो किरण से करणी याद रख लेना। ठीक है भाई, सिर्फ याद रखने के लिए है ये ट्रिक। बाकी आप लोग ये ना सोचे कि किसी को कोई ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं बताई है मैंने, है ना। आप याद रख सकते हैं। अगला है मर्ष्या। राजा और किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्ष्या काव्य की रचना की गई। वही कोई राजा वाजा मर गया तो बेचारा का शोक व्यक्त करने खातर मर्ष्या लिखा जाया करता। उसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता। राणे जगपत्रा मर्ष्या, मेवाड़ का जो महाराणा जगत सिंह थे, उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। अब अगला पढ़ेंगे हम रासो। रासो क्या है? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। लड़ाई वड़ाई को वर्णन हो कि हाँ भाई फलाना ने मार दियो, दिकड़ा ने मार दियो और इतना तगड़ो युद्ध लड़ो, इनका वर्णन है वे के है रासो। अब रासो में इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज तृतीय का तराइन का युद्ध हुआ वो सब इसमें वर्णित है। अगला है नलपति नाहल्ले का बिसलदेव रासो। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस की रचना है और इसमें कहीं कहीं इसमें थोड़ा बहुत वीरता का वर्णन भी है। गिरधर आशियारा सगत रासो, जो गिरधर आशिया कौन से? सगत रासो। पूछते हैं रासो, मिलान करवाते हैं। दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो। दोबारा देखें एक बार। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। सबने पृथ्वीराज रासो वाली वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, है ना, वो जिसमें अक्षय कुमार था, तो उससे याद रख लिए। वो चंद्रबरदाई होता है, वो जो भट्ट होता है ना, उसका एकदम बढ़िया मित्र होता है, तो उस मूवी से याद रह जाएगा। नरपति नाल्ले का बिशलदेव रासो। तो ऐसे याद कर लो कि जो नरपति है
वो नल्लो आदमी है रो बैठो बैठो की कर रो से 20-30 रासो लिख दिया है ना, उससे याद रख लेना थोड़ा सा। भाई बुरा मत मानिए, थोड़ी ट्रिक बता रही हूँ मैं याद रखने की बस। गिरधर आशिया का सगत रासो। गिरधर, गिरधर की संगत, गिरधर क्या होते हैं भाई, कृष्ण भगवान है, उनकी संगत संगत रखांगा तो बढ़िया आशाएं मिलेंगी अपने को। तो अपने यार ये रख सकते हैं गिरधर आशिया, गिरधर के संगत में आशिया, तो गिरधर आशिया सगत रासो। दलपत विजय का, दलपत विजय का है खुमाण रासो। दलपत के चढ़गो खुमाण चढ़गो, कोई दलपत नाम का आदमी हो, खुमाण चढ़गो तगड़ो, तो दलपत का खुमाण रासो। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण भाई खूब ही सोया करतो, तो कुंभकर्ण सोतो रहतो तो उसका रतन कोई भी उतार ले जाता, तो ऐसे याद रख लो कुंभकर्ण का रतन रासो। और जोधराज का हमीर रासो। हमीर के बारे में थोड़ा सा सुना ही होगा तुमने कि हठी राजा था, बहुत ज्यादा, बहुत जिद्दी राजा था। तो जोधराज ने उन्हें मनायो कि हमीर रासो लिखांगा तो राजी हो जाए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं, बस मैंने तो थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया है कैसे याद कर सकते हो। रूपक, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृतियां रूपक कहलाती है। वंश व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां, उपलब्धियों को जो स्वरूप थो ना उन्हें दिखाने वाली जो काव्य कृति है वो क्या कहलाएगी, रूपक कहलाएगी। अब गज गुण रूपक, रूपक गोगा दे जारी, राज रूपक प्रमुख रूपक काव्य है। विगत, विगत से किसी विषय का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इस इतिहास की दृष्टि से शासक, उसमें परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति और उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। अब देखो उसका जो बहुत ज़्यादा विवरण निकालना है विगत में, तो यही है कि सारा विवरण निकल जाएगा कि शासक कैसे हो, तो परिवार कैसे हो, तो प्रमुख व्यक्ति कौन था, राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व क्या था। विगत में आंकड़े आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहते हैं, उपयोगी, कि भाई आर्थिक दृष्टि में कितना खर्च होया करता है रियासत में, है ना, राजाएं क्या करते थे, किस में कितना खर्च करते थे। तो मूणोत नैंची की जो मारवाड़ रा परगनारी विगत जो है, मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी है, मूणोत नैंची की, याद रखना। इसके ये भी याद रखना कि इसमें क्या विषय है। इसके अंदर है कि प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, फसल, हाल, सिंचाई के साधन की जानकारियां मिलती है। परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, भूमि की जो कौन सी किस्म थी भाई उसमें क्या बोया जाएगा, तो फसलों को, हाल, सिंचाई साधन की जानकारी है। अगला है वेली ग्रंथ, वेलिया छंद में लिखी जाती। वेली क्या थी, वेलिया छंद में लिखी जाती। अब वेली किससे संबंधित, अलग अलग विषय से संबंधित, कोई वेली धार्मिक थी, कोई ऐतिहासिक थी। दईदास जैतावत रिवेली, रतन सिंह खीतावत की वेली, राव रतन रिवेली प्रमुख है। वेली परंपरा में जो प्रमुख रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी री, कौन सी है, वेली किशन रुक्मणी री। और इनका जो ग्रंथ था वो कैसा था, धार्मिक था। साखी, साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी किससे बना है, साक्षी से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने अनुभव ज्ञान का वर्णन किया है। साखी में क्या मिलता है, साक्षी तो शब्द से बना है, ये ध्यान रखना। और ये इनमें कवियों के जो संत कवि थे उनका अनुभव है, उनका ज्ञान उन्होंने इसके अंदर लिखा है। साखियों में 16 छंद प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। अगला है सिलोका, क्या है, सिलोका। सिलोका जन साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए, ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते थे। और राव अमर सिंह रा सिलोखा, अजमाल री रो सिलोखा, राठौड़ कुलसल सिंह रो सिलोखो, भाटी केहर सिंह रा सिलोखा प्रमुख सिलोखे हैं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, अब हम क्या देखेंगे, आधुनिक राजस्थानी साहित्य में क्या क्या है। मारवाड़ के जो कवि राजा बाकीदास, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने आधुनिक साहित्य को जनमानस में जो राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया, इन दो कवियों ने बोया, वही आगे जाके आधुनिक काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया, शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाता है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं अपितु विचार सोच से भी होता है। जीवन देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि, यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की जो कविताएं थी 1956 में अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है। उमरदान ने अकाल से दुखी जनता का, और साथ में पाखंडी साधु थे उनका बेनकाब किया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जो आज़ादी में तो भाग लिया ही इस लड़ाई में, और अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इसमें गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि है जो खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, आज़ादी के बाद मोहभंग की कविताएं भी लिखी। रेवत दान चारण रचनाओं में सामंती शोषण के प्रति आम जंग को जगाने का काम किया है। राजस्थान के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। और एक समय था राजस्थान में जो मेघराज
कौन से कवि? मेघराज मुकुंद सेना, उनकी क्या कविता? सेनानी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी रीट में पूछा है, बहुत सारे सब जो एग्जाम्स होते हैं ना, उन एग्जाम्स में बहुत में पूछा जा चुका है। सेनानी किसकी है? सेनानी किसकी है? तो वो किसकी है? मेघराज मुकुल की। कवि सम्मेलन में सर्वाधिक लोकप्रिय कविता मानी जाती थी। अगला कवि है सत्यप्रकाश जोशी। सत्यप्रकाश जोशी की जो अपनी मौलिक और गैर पारंपरिक सोच से अलग स्थान रखते थे। सत्यप्रकाश जोशी की रचना 1960 में प्रकाशित काव्य कृति राधा, क्या नाम था उस काव्य कृति का? राधा। राधा कब लिखी गई? 1960 में। किसकी है? ये है सत्यप्रकाश जोशी जी की है। ठीक है, ये याद रखना। इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम जो राजस्थानी कविता थी युद्ध का गौरव गान करती, वहीं जोशी कि जो अपनी नायिका राधा है वो श्री कृष्ण को यह संदेश देती है कि भयंकर युद्ध को टाल दे और युद्ध के विरोध में खड़ी दिखाई देती है। इसी प्रकार से कन्हैयालाल सेठिया की, ये भी इम्पोर्टेंट है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना धरती धोरारी राजस्थान का आदर्श गीत कहा जा सकता है कि रचना तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे ऐसी क्षमता रखती। और मींझर और लीलटास सेठिया का प्रमुख काव्य संग्रह है। मींझर और लीलटास। 7वें दशक में, अब 7वें दशक की देख लो। 7वां दशक कौन सा हुआ? जो 60 के बाद में 70 तक क्या हुआ? 60 से 70 के बीच में वो आधुनिक कविता का पहला दौर चला राजस्थान में। राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम्बोम, जानकरी, ओल्मो, लाडेसर, हरावल राजस्थानी, ईशरलाट राजस्थानी का एक हेलो, दीठ, चामल, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यह वही समय था जब पारस अरोड़ा की, अब इस समय देखिए किस किस की रचनाएं आई है। ये आई है पारस अरोड़ा की जुड़ाव, है ना, याद रखेंगे। पारस अरोड़ा की क्या? जुड़ाव। गोवर्धन शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की वैगो, मणि मधुकर की सोजती गेट पग फेरो, दोनों इनकी थी। हरीश बधानी बोले सरठाणो बाता में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की फागी कावड़ मार्ग और अर्जुन देव चारण की रिंद्रोही, मालचंद तिवाड़ी की उतरे है आबो आदि रचनाएं राजस्थानी साहित्य की नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रचनाओं को सारी को अलग अलग लिखकर याद कर लें। अब देखेंगे शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी साहित्य का जो प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला कहानी इन्होंने लिखी, सबसे पहला उपन्यास भी इन्होंने लिखा, नाटक भी इन्होंने लिखा। तो आधुनिक गद्यकार कौन हुआ? शिवचंद्र भरतिया हुआ। अब कहानियों की बात कर लेते हैं। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांजल रात, अमोलक बाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवारी बात, ये क्या है? उनकी कहानियां हैं। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी 14 खंड में बातारी फुलवारी लिखी। 14 खंड में श्रृंखला में राजस्थान यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का ऐसा अनूठा संकलन किया जिससे खूब प्रसिद्धि मिली। अब विजयदान देथाओं की कुछ हिंदी कहानी संग्रह है। द्विधा, उलझन, अलेखू इटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। द्विधा में विजयदान देथा की कृति पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। इनकी कृति चौधरन की चतुराई भी बहुत पसंद की जाती है। अब यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां, उनके संग्रह जमारो, समंद, अर्थार, ये तो क्या है? कहानी। जमारो, समंद, अर्थार। अब इनके कुछ उपन्यास भी है यादवेंद्र जी के, हुण गौरी किण पियूरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। इस प्रकार नथमल जोशी की कहानी संग्रह है परण्योड़ी कबारी सॉरी परण्योड़ी कबारी। उपन्यास है आभा पटकी, धोरा धोरी, एक बींदनी, दो बीन, बहुत प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध कहानीकार में नरसिंह राजपुरोहित, नाम याद रखने, नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, मनोहर शर्मा और संवर दैया आदि प्रमुख है। अगर इनके कहानियां आपको मान लीजिए ऑप्शन में कोई PYQ में मिल जाए तो इन्हीं जो नाम दे रखे हैं नाम के आगे उनके कहानी उपन्यास या कोई भी कृति हो वो यहीं लिख ले, आपके बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप एक बार PYQ पढ़ेंगे तो उसमें देखिए कि इन PYQ में से इनसे रिलेटेड, इन जो आप कवि या गद्यकार या कोई भी रचनाकार पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट आपको मिलते जाते हैं। तो इसी किताब में आप उसको इकट्ठा कर ले में, ताकि बाद में आपके वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। साहित्यिक पत्रिका पढ़ते हैं। राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इसमें साहित्यिक, लघु, अनियतकालीन पत्रिकाओं में राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के लिए हिंदी प्रदेश के साहित्यकारों ने एक मंच प्रदान किया। अब बीकानेर से वातायन पत्रिका निकलती थी जिसका संपादन हरीश बधानी ने किया।
अजमेर से लहर, जिसको प्रकाश जैन ने संपादित किया। भरतपुर की थी और, भरतपुर की क्या थी और, जिसे विजेंद्र ने किया। कांकरोली की संबोधन, कांकरोली की क्या थी संबोधन, कमर मेवाड़ी। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव के द्वारा। उदयपुर की बिंदु, अनेक लेखकों ने गंभीर स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज। मधु माधवी नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका। मधुमती ने भी राजस्थान साहित्य वातावरण बनाने में योगदान दिया। ये किसकी पत्रिका थी? साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती। और राजस्थानी भाषाओं की पत्रिका में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? ये तो है हमारे बीकानेर में। और ये कहाँ पे है? ये है उदयपुर में। साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में। और ये है बीकानेर में। इसकी जो पत्रिका है साहित्य अकादमी की तो मधुमती है। क्या है साहित्य अकादमी की? मधुमती। लेकिन जो बीकानेर में भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है उसकी है जागती ज्योत। इसका सत्यप्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओल्लू, चंद्र सिंह के द्वारा स्थापित मरुवाणी, ये प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट। इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं कि बातारी फुलवाड़ी किसकी है? विजयदान देथा की रचना है बातारी फुलवाड़ी। और किस काव्य ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता का वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? वो रासो कहते हैं। पूर्वी बोली के, राजस्थान की बोलियों के आप नाम। ये बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और PYQ को पढ़ते रहिए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य जो चैप्टर 9 था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसी अच्छी जानकारी देखने को मिले और अच्छे से ये किताब पढ़ने को मिले, क्योंकि इस किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब में से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी।